अध्याय 225। मैंने जानबूझकर नहीं किया। नीले रंग के कपड़े पहने लड़की एक सुंदरता थी और उसे क्षेत्र 3 में आने से थोड़ा नीचे ध्यान मिला। पूरे अलायंस बैंक्वेट में जो लोग सुंदरता के मामले में उससे तुलनीय थे वे तनु और सपना थे। जिस क्षण वह मंच पर गई उसने पूरे गठबंधन का ध्यान आकर्षित किया। हे ये सिक्लूडेड जेड पैलेस की हेड डिसिपल जैस्मीन है और वह शीर्ष 10 या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। उस बच्चे का लड़कियों के साथ भाग्य बुरा नहीं है, लेकिन उसे उनका स्वाद लेने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ कुलीन शिष्यों ने नकुल को घमंड से देखा। जैस्मीन सिक्लूडेड जेड पैलेस की हेड डिसिपल थी और कबीला 13 कबीलों के बीच अद्वितीय था। सभी शिष्य सुंदर लड़कियां थीं। नकुल की प्रतिद्वंद्वी वह है। ब्रोकन मून कबीले के मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई। जैस्मीन 13 कबीलों के बीच प्रसिद्ध थी। यह अफवाह थी कि यहाँ तक कि बिट्टू ने भी इस लड़की का पीछा किया था, लेकिन यह असफलता के साथ समाप्त हुआ। इससे कोई उसके मानकों को देख सकता था। ब्रोकन मून कबीले के उच्च अधिकारियों की गंभीर अभिव्यक्तियां थीं। भले ही नकुल मजबूत था, लेकिन उन्हें उस पर पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि ताकत के मामले में जैस्मीन मयंक से भी ज्यादा मजबूत थी। केवल पहले बड़े शांत थे क्योंकि वे क्षेत्र 3 को घूर रहे थे और उन्होंने अपने दिल में सोचा, नकुल, तुम्हारा लक्ष्य एक सितारा बनना है। अगर तुम इस चरण को भी पास नहीं कर सकते तो। ठीक इसी समय कुछ देखने वाले स्टैंडों से लड़कियों की हंसी सुनी जा सकती थी। हाँ, बहन जैस्मीन आसानी से जीत जाएगी। मैं शर्त लगाती हूँ कि बहन जैस्मीन कुछ ही चालों में जीत जाएगी। मैं 7 चालों पर शर्त लगाती हूँ। मैं 3 चालों पर शर्त लगाती हूँ। इन आवाज़ों के कारण ब्रोकन मून कबीले के उच्च अधिकारियों ने देखा। ऐसा लग रहा था कि सिक्लूडेड जेड पैलेस के देखने वाले स्टैंड उनके ठीक बगल में थे। ब्रोकन मून कबीले के मास्टर और एल्डर्स की बदसूरत अभिव्यक्तियां थीं। सिक्लूडेड जेड पैलेस बहुत अहंकारी था, जैसे कि ब्रोकन मून कबीले से असंतोष महसूस कर रहा हो। सिक्लूडेड जेड पैलेस के स्टैंड से नीले रंग के कपड़े पहने एक सुंदरता ने देखा और कहा, ओह, तो ये ब्रोकन मून कबीले से साथी दाओइस्ट हैं। आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लान्युए खुद को रोक लेगी। ये कहने के बाद सिक्लूडेड जेड पैलेस के देखने वाले स्टैंड में सभी हंसना शुरू कर दिए। ब्रोकन मून कबीले के मास्टर और एल्डर्स की अभिव्यक्तियां और भी बदसूरत हो गईं। सिक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर, अपने शब्दों को बहुत जल्दी मत कहो। ब्रोकन मून कबीले के मास्टर की आंखें चमक गईं क्योंकि उन्होंने पलटवार किया। सिक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर ने ऐसा नहीं सोचा और उनके होठों के कोने पर एक मजाक करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कि वे समझाने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण थीं। वह जाहिर तौर पर जैस्मीन की ताकत में बहुत आश्वस्त थी। नकुल पहले कभी नहीं हारा। पहले बड़े ने अपना मुंह खोला और वे धीरे धीरे बोले। उनके कुछ और सरल शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने दोनों कबीलों के उच्च अधिकारियों के दिलों को कांप दिया। पहले कभी नहीं हारा। इन शब्दों के भीतर कितना वजन समाहित था। ब्रोकन मून कबीले के लोग ये याद करने से खुद को रोक नहीं पाए कि रितिका से जानबूझकर हारने के अलावा नकुल वास्तव में पहले कभी नहीं हारा था। सिक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह युवक तुम्हारा शिष्य है। ठीक इसी समय क्षेत्र 3 के मंच पर दोनों ने वारों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया था। बहुत तेज। देखने वाले कुलीन शिष्यों ने सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। नकुल और जैस्मीन ने पहले कुछ भी बेकार नहीं कहा। उन्होंने केवल 1 या 2 सांसों के लिए एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि तुरंत अपनी चाल चलें। भले ही जैस्मीन बाहर से कमजोर और शांत लगती थी, उसके हड्डियों में एक अहंकार था जिसने उसे अपने सामने के युवक को अपनी आंखों में नहीं डालने दिया। ये सोचकर कि उसने बिट्टू को कैसे अस्वीकार किया था, वह ऐसे एक अज्ञात युवक को अपनी आंखों में कैसे डालेगी। हालांकि जिस पल उन्होंने वारों का आदान प्रदान किया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके सामने का युवक शांत और ठंडा था। उसके कार्य बिजली की तरह तेज थे और उसकी गति के साथ साथ मूवमेंट में कोई कमजोरी नहीं थी। वह लापरवाही से उसके हमलों को भंग कर देगा। पेंग। जिस पल वह नकुल से टकराए, एक सुन्न करने वाली इलेक्ट्रिक भावना उसके शरीर में दौड़ गई। सिर्फ 3 चालों में जैस्मीन ने न केवल कोई फायदा उठाया, बल्कि वह थोड़ी अभिभूत हो गई। सुन्न करने वाली भावना ने उसकी गति को प्रतिबंधित कर दिया और अगर यह जारी रहा तो यह उसके जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। ये जैस्मीन थी जिसकी साधना और ताकत मयंक की तुलना में भी ज्यादा थी। अगर यह कोई और होता तो वे तुरंत चौंक जाते। जिसने जैस्मीन को चकित किया वह उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखें थीं। वे तेज और शांत थे और वे उसके रूप के कारण नहीं बदले। यह एक युवक था जो हड्डी तक ठंडा था। 3 चालें, 5 चालें, 7 चालें। हर बार जब जैस्मीन ने उसके 7 चालों का आदान प्रदान किया तो उसका शरीर सुन्न हो जाएगा और थोड़ा कांपना उसे शर्मिंदा कर देगा। वे 10वीं चाल तक पहुंच गए थे। सिक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी और स्टैंड में हंसी रुक गई थी। अभी की स्थिति जैस्मीन के लिए बहुत बुरी लग रही थी। नकुल के पास अपार हमला शक्ति और गति थी और उन्होंने पहल की। दूसरी ओर ब्रोकन मून कबीले के उच्च अधिकारियों के पास राहत भरी नजर थी। वह पागल बच्चा का भारा
हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ उसके लिए चिंता कर रहे थे। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में नकुल के कार्यों के बारे में सोचते हुए कई लोगों को ये हास्यास्पद लगा। इस समय जैस्मीन अचानक एक बर्फीली अभिव्यक्ति के साथ 10 गज पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? नकुल रुक गए। उन्हें याद आया कि न्यायाधीश ने पहले उनका नाम पुकारा था और अब ये लड़की उनका नाम पूछ रही थी। इसका मतलब ये था कि उसने पहले परेशान भी नहीं किया था। तुम अंततः जानोगे कि मैं कौन हूँ, नकुल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अहंकारी। जैस्मीन शर्मिंदा और क्रोधित हो गई। उसे कभी भी कम करके कब देखा गया था, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ही उम्र का था। ब्लू मून इल्यूजन डांस। जैस्मीन ने अपनी बाहें खोलीं और उसके चारों ओर नीली लहरों के घेरे फैल गए। उसी समय उसकी आभा अचानक बढ़ गई। अगले पल जैस्मीन हवा में उछल गई और उसने हवा में नाचते हुए अपनी आस्तीनें लहराईं। हर बार जब वह घूमती थी तो उसकी आस्तीन एक भयानक लहर बाहर भेजती थी जो तुरंत कई लोगों के आकार के एक पेड़ को नष्ट कर सकती थी। ब्लू मून इल्यूजन डांस में 9 चालें होती हैं, प्रत्येक पिछली से ज़्यादा मजबूत। बहन जैस्मीन ने पहले ही 7वीं चाल तक प्रशिक्षित किया है और उसने 7वें आकाश के एक कल्टीवेटर को इससे घायल कर दिया। सीक्लूडेड जेड पैलेस की लड़कियों के शिष्यों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। ब्लू डांस इल्यूजन डांस। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत बुरा है कि तुम ऐसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिले जिससे तुम्हें पहले से ही इस चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर ने आह भरी, ये देखकर कि इल्यूजन डांस की हर चाल पिछली से ज्यादा मजबूत थी। नकुल को जो दबाव महसूस हुआ वह भी ज्यादा था। अगर वह प्रतिद्वंद्वी को जारी रखने देता तो उसे भी ये परेशानी भरा लगेगा। ये यहीं खत्म होता है, नकुल ने कहा, क्योंकि उनके नीले बाल बेकाबू तरीके से उड़े और हवा में बिजली की एक चिंगारी दिखाई दी। जैस्मीन, जो हवा में थी, ने केवल एक विनाशकारी आभा महसूस की और बिजली की भावना पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। डांस ऑफ विंड एंड थंडर। जिस पल नकुल ने अपनी हथेली को धकेला, बाहर बिजली और हवा आपस में जुड़ गए। भले ही दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन उनमें कुछ भी सुंदर नहीं था, केवल भयानक विनाश। होंगे लॉन्ग लॉन्ग। बिजली की तालियों के बीच नकुल एक राक्षसी भगवान की तरह थे। वाह! जैस्मीन ने तुरंत खून का एक घूंट फूंका क्योंकि वह विनाशकारी शक्ति से बह गई थी और उसके चेहरे के साथ साथ उसके शरीर पर भी जलने के निशान थे। एक सेकंड पहले सुंदर लड़की अब बेहद अस्त व्यस्त हो गई थी और उसका चेहरा लगभग नष्ट हो गया था। धत्तेरी, क्या वह आदमी औरत पर आसान जाना नहीं जानता? मैं निश्चित रूप से देवी जैस्मीन के लिए इसे वापस जीत लूंगा। यहाँ तक कि जैस्मीन भी हार गई तो तुम अपनी ताकत से कैसे जीतोगे? भीड़ में अराजकता फैल गई। कई कुलीन शिष्यों ने नकुल को शाप देना शुरू कर दिया। तुम। जैस्मीन का चेहरा बेहद पीला था। वह अपने चेहरे पर जलने के निशान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी और वह कभी भी सुन्न करने वाली भावना को नहीं भूलेगी। इसके अलावा लाइटनिंग विंड पाम एक बहुत ही विनाशकारी कौशल था और जो निशान ये पीछे छोड़ता था उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। नकुल जीतता है। ट्रू स्पिरिट दायरे के न्यायाधीश ने अपनी भौहें सिकुड़ी और नकुल की जीत की घोषणा की। ऐसे युवाओं को देखना दुर्लभ था जो ऐसी सुंदरियों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। तो तुम्हारा नाम नकुल है? आज का अपमान और मेरे चेहरे पर निशान, जैस्मीन ने दांत पीसते हुए कहा। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, नकुल ने उसके बीच के वाक्य में काट दिया और उसके नीले बाल हवा में उड़े जिससे वह ठंडा और रहस्यमय लग रहा था। फिर वह विजयी होकर मंच से उतर गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सभी का गला घोंटा गया और उनकी रंगीन अभिव्यक्तियां थीं। हर किसी के सामने उन्होंने 13 कबीलों में सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक को लगभग विकृत कर दिया था और उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। यह आदमी बहुत ही लापरवाह था। वह आदमी पागल है। क्या तुम देख नहीं सकते कि उसकी केवल एक आंख है? वह निश्चित रूप से एक अजीब व्यक्ति है। सभी ने सतर्क अभिव्यक्तियों के साथ नकुल को देखा। उस पागल आदमी ने जैस्मीन जैसी सुंदरता को भी घायल कर दिया था। कौन जानता था कि वह कोई और होता तो क्या करता? जैस्मीन, क्या तुम ठीक हो? अने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी और 4 सितारों में से एक होने के नाते उसके शब्दों का बहुत महत्व था। मैं ठीक हूँ। जैस्मीन मुस्कुराने में कामयाब रही। अने 13 कबीलों में अपनी देखभाल के लिए जाना जाता था और क्योंकि वह भी बेहद सुंदर था, वह कई लोगों के लिए आदर्श मैच था। उसी समय सीक्लूडेड जेड पैलेस के देखने वाले स्टैंड में हर कोई क्रोधित था। ब्रोकन मून कबीले जैसे एक धर्मी कबीले के पास ऐसे क्रूर शिष्य कब से थे? सीक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर चिल्लाए। ब्रोकन मून कबीले के उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें थोड़ा दबाव महसूस हुआ। ताकत के मामले में सीक्लूडेड जेड पैलेस 6ठे स्थान पर था। ब्रोकन मून कबीले से बहुत ज्यादा मजबूत था, जो बहुत पीछे था। वह केवल थोड़ी घायल है। पहले बड़े की एक शांत अभिव्यक्ति थी। ब्रोकन मून कबीले से भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे कि नकुल के कार्य स्वीकार्य थे। ये सोचकर कि इस व्यक्ति ने फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल में एक ही कबीले के शिष्यों को भी कैसे नुकसान पहुंचाया था, तो अगर उसने अन्य कबीलों के शिष्यों को नुकसान पहुंचाया तो यह ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी।
थोड़ा घायल। क्या तुम नहीं जानती कि एक लड़की के लिए रूप बहुत महत्वपूर्ण है? सीक्लूडेड जेड पैलेस मास्टर गुस्से से लगभग फट गईं। उनकी महत्वपूर्ण शिष्या लगभग विकृत हो गई थी। वह कैसे चोट नहीं कर सकती थी? और जिसने उसे बेहद क्रोधित किया वह ये था कि उसके कबीले की सबसे मजबूत हेड डिसिपल एक अज्ञात शिष्य से आसानी से हार गई थी। क्षेत्र 3। जैस्मीन ने तुरंत एक कीमती दवा लगाई, लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि निशान वहां रहेंगे या नहीं। लान्युए, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अने की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन इसमें पूर्ण आत्मविश्वास था। अध्याय 226, डार्क हॉर्स। जैस्मीन, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। 4 सितारों में से एक होने के नाते अने के हर कार्य पर ध्यान दिया गया। जब उन्होंने ये कहा तो क्षेत्र 3 में सभी शिष्यों ने खुश होना शुरू कर दिया। हा, ये कर्म है। वह बच्चा वास्तव में अहंकारी है। अने जैसा शांत व्यक्ति भी उसके कार्यों से नाराज हो गया था। हर कोई खुश था, जैसे नकुल को पहले ही निष्पादन मंच पर भेजा गया था। 4 सितारों की प्रसिद्धि एक असहनीय ऊंचाई तक पहुंच गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नकुल के पास अनय के खिलाफ कोई मौका था। धन्यवाद भाई अनय। जैस्मीन ने अनय के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और उसने नकुल से अपनी जहरीली आंखें हटा लीं। चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इतनी बड़ी भीड़ के सामने चेहरे पर थप्पड़ पड़ने के बाद वह अपने दिल में नफरत को दूर नहीं कर पाए। ये देखकर कि हर कोई नकुल को एक मृत आदमी की तरह देख रहा था, कैरी, जो नकुल के बगल में था, को घबराहट हुई। भाई नकुल, स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है, कैरी ने थोड़ा कड़वाहट से कहा। क्योंकि वह नकुल के ठीक बगल में खड़ा था, अन्य लोगों ने भी उस पर ध्यान दिया और इसमें कोई संदेह नहीं था, वे लोग उस पर आसान नहीं होंगे। कुछ ही लोग हैं जो तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम वास्तव में जीत नहीं सकते तो बस हार मान लो। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द कोई भी तुम पर मुश्किल जाने की हिम्मत नहीं करेगा। नकुल जानते थे कि कैरी भी उनके कारण मामले में शामिल हो गया था, लेकिन वह बाद वाले की ताकत को भी जानते थे क्योंकि दोनों नियमित रूप से एक साथ अभ्यास करते थे। हास्यास्पद, पास के लोगों ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा जब उन्होंने दोनों के बीच बातचीत सुनी। कैरी ने अपनी आवाज़ को दबाया, तुम ऐसी सुंदरता के लिए इतने कठोर कैसे हो सकते हो? ये सिर्फ एक हल्की चोट है। अगर यह कोई और होता तो परिणाम वही होता। मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता हूँ। इसके अलावा मैंने वास्तव में जानबूझकर नहीं किया था। नकुल के अंतिम वाक्य में आत्मविश्वास की कमी थी। सभी के साथ समान व्यवहार करना। कैरी ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह आसानी से कहा जाता था, बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन वह नहीं जानता था कि नकुल की बाईं आंख के सामने हर कोई मांस और हड्डियों के ढेर में बदल गया था, चाहे वे एक सुंदरता थे या नहीं। इसलिए नकुल सुंदरता से ज्यादा प्रभावित नहीं थे। क्षेत्र 3। लड़ाइयां जारी रहीं। ये जल्द ही कैरी की बारी थी और उनका प्रतिद्वंद्वी एक पीले रंग के कपड़े पहने युवक था जो 5वें आकाश पर था। तुम एक आंख वाले बच्चे के साथ एक ही तरफ हो। मैं इस लड़ाई को तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक बना दूंगा, पीले रंग के कपड़े पहने युवक ने क्रूरता से कहा। कैरी ने कुछ भी नहीं कहा और उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला, जिसने पीले रंग के कपड़े पहने युवक की सच्ची शक्ति की सुरक्षा को काट दिया। साधना के मामले में कैरी केवल शिखर 4थे आकाश पर था, लेकिन वह ब्रोकन मून कोर शिष्यों में शीर्ष 5 में था। पीले रंग के कपड़े पहने युवक 2 से 3 चालों में हार गया। नकुल और कैरी ने पहले दौर के बाद जो ताकत दिखाई उससे दूसरों को थोड़ा सतर्क किया। अगला दूसरा दौर शुरू हुआ। अनय एक बार फिर से ऊपर गए। इस बार अनय का प्रतिद्वंद्वी 6ठे आकाश का एक युवक था जो क्लाउड्सवोर्ड कबीले से आया था। जियांग, अनय की पीठ से एक चमकदार सोने की उड़ने वाली तलवार उड़ गई और यह अत्यधिक गति और शक्ति के साथ उड़ गई। क्लाउड्सवोर्ड कबीले का शिष्य बुरा नहीं था और उसकी खासियत तलवार थी, जिसने तुरंत हवा में हरी तलवारों का एक मैदान छोड़ दिया। श्वा, चमकदार सोने की रोशनी ने अविश्वसनीय तीखेपन के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। मैं हार मानता हूँ। क्लाउड्सवोर्ड कबीले के शिष्य ने तुरंत हार मान ली और इस समय उसकी गाल पर पहले से ही एक खूनी निशान था। ताकत के मामले में क्लाउड्सवोर्ड कबीले का ये युवक मयंक के बराबर था, लेकिन वह तुरंत हार गया था। जल्द ही यह नकुल की बारी फिर से थी। एक आंख वाले और नीले बालों वाले युवक की आकृति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और इस बार नकुल का प्रतिद्वंद्वी अभी भी बहुत शक्तिशाली था। यह एक चौकोर चेहरे वाला युवक था जिसने एक काली पोशाक पहनी थी। काले रंग के कपड़े पहने युवक के पास पिचकाली पुतलियां थीं और वह भावनाहीन था। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और उसके शरीर से एक अजीब आभा फैल गई। प्राचीन मंदिर का एक कोर शिष्य रवीना, जो प्राचीन मंदिर कोर शिष्यों की रैंकिंग में 3रे स्थान पर है। कई लोगों ने एक ठंडी सांस ली। क्षेत्र 3 वास्तव में कई मजबूत लोगों से भरा हुआ था। शी जिजुवान के अलावा रवीना और जैस्मीन थे। ये लोग सीढ़ी के शीर्ष के करीब थे। प्राचीन मंदिर के भाग लेने वाले शिष्यों की संख्या हमेशा कम थी और इस बार केवल 5 आए। संभवतः प्राचीन मंदिर के सभी युवा पीढ़ी के शिष्य थे। प्राचीन मंदिर कुलीनों के रास्ते पर चला गया।
पिछले अनुभव के अनुसार प्राचीन मंदिर के सभी शिष्य आमतौर पर शीर्ष 20 तक पहुंचने में सक्षम थे और शीर्ष 3 में निश्चित रूप से एक होगा। जे नकुल का भाग्य बहुत अच्छा नहीं है। नीचे से खुशी की आवाज़ें सुनाई दीं। यहाँ तक कि कैरी को भी इस बिंदु को स्वीकार करना पड़ा। पहले ये जैस्मीन थी और अब ये रवीना थी। किसी को ये जानना था कि अगर किसी का भाग्य बहुत अच्छा नहीं था और वे हर बार शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिलते थे तो उनका प्रदर्शन समय के साथ गिर जाएगा। अनय और जैस्मीन दोनों इस लड़ाई को देख रहे थे। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्र के कुछ लोगों ने भी देखा। उन्होंने ध्यान क्यों दिया, इसका कारण 2 बिंदु थे। 1, नकुल ने पहले मैच में एक सुंदरता को अपमानित किया था और उसने उनके दिलों में एक क्रूर छाप छोड़ी थी। 2, प्राचीन मंदिर के शिष्य मजबूत थे और उनके हमले बहुत रहस्यमय थे। इसलिए नकुल और रवीना का मैच एक फोकस बिंदु बन गया। क्या तुम ये देखकर हार नहीं मानने वाले कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं? रवीना की पिचकाली पुतलियों में एक नीली रोशनी की सिजल जल गई। मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य परत ने क्षेत्र को घेर लिया था। सामान्य परिस्थितियों में रवीना के प्रतिद्वंद्वी 1 या 2 सेकंड के लिए स्थिर खड़े रहेंगे, इससे पहले कि वे जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते। नकुल ने केवल एक अदृश्य हाथ को अपने शरीर पर कुचलते हुए महसूस किया। उसी समय उनके दिमाग में आकर्षक आवाज़ें सुनाई दीं। हिप्नोटिस्ट इल्यूजन अटैक। नकुल ने अपने प्रतिद्वंद्वी की हमले की शैली को बहुत जल्दी पहचान लिया। हालांकि बाद वाले की मानसिक ऊर्जा उस दिन हुड वाले व्यक्ति के कहीं भी करीब नहीं थी, तो यह नकुल को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी। 1 सांस, 2 सांसें, समय धीरे धीरे बीत गया। 3 सांसों बाद नकुल अभी भी उसी जगह पर खड़े थे जैसे कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये कैसे संभव था? रवीना के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। उसकी आंखें ठंडी चमक गईं क्योंकि उसके चारों ओर भूरी लपटों की एक परत बन गई और उसकी आंखों में नीली रोशनी बड़ी हो गई। हवा में मानसिक ऊर्जा ने ऊर्जा को थोड़ा उतार चढ़ाव किया। ये स्पष्ट था कि रवीना ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था और दर्शकों ने केवल महसूस किया कि उनका दिल थोड़ा कांप गया और वे भी बेचैन महसूस करने लगे। ऐसा शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा हमला। नीचे के शिष्यों के एक हिस्से को लगा कि उनका दिल कूद गया क्योंकि उन्होंने शेष हमले का हिस्सा महसूस किया। बहुत कम लोगों के पास डर या थकावट की अभिव्यक्तियां थीं। अनय और जैस्मीन दोनों मानसिक ऊर्जा के इस प्रदर्शन से हिल गए थे। प्राचीन मंदिर से मानसिक ऊर्जा हमलों को रोकना वास्तव में कठिन था और कई शिष्यों में इसके खिलाफ प्रतिरोध की कमी थी। हालांकि सेकंड बीत गए। दसियों सांसों के बाद रवीना की पीठ ठंडे पसीने में भीग गई थी, लेकिन नकुल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। दर्शक सभी चकित रह गए, यहाँ तक कि प्राचीन मंदिर के उच्च अधिकारियों की गंभीर अभिव्यक्तियां थीं। एक रोशनी आर्या 4 सितारों में से एक की दुर्लभ आंखों में चमक गई। क्या इस व्यक्ति के पास कोई खजाना हो सकता है जो मानसिक ऊर्जा हमलों का विरोध करता है? लगता है कि यह सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो। नकुल मुस्कुराए। केवल वह मानसिक ऊर्जा हमले के सामने इतना लापरवाह होगा। बच्चे, सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम एक खजाने के साथ मेरे मानसिक ऊर्जा हमले को रोक सकते हो, ये तुम्हें अहंकारी होने का अधिकार देता है। रवीना ने मानसिक ऊर्जा हमलों का उपयोग करने पर हार मान ली और उसने अपनी हथेलियों को पार किया, एक भूरी रोशनी की एक परत को संघनित किया जिसने उसकी ठंडी आभा को बढ़ने का कारण बना। चूंकि प्राचीन मंदिर 13 कबीलों में दूसरे स्थान पर था, वे जाहिर तौर पर केवल मानसिक ऊर्जा तकनीकों पर भरोसा नहीं करते थे, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक दूसरे के खिताब पर कायम नहीं रह पाते। घुटने टेक दो, नकुल ने कहा और हवा में गरजने लगा क्योंकि मानसिक ऊर्जा की एक परत ने रवीना को घेर लिया। वाह! रवीना के मुंह से खून निकल गया क्योंकि वह प्लॉप के साथ जमीन पर घुटने टेक दिया। नीचे देख रही भीड़ ने महसूस किया कि नकुल की चिल्लाहट सुनकर उनका खून उबल गया। वह किस तरह का हमला है? ये भी एक मानसिक ऊर्जा हमला लगता है। भीड़ ने नकुल को अविश्वास के साथ देखते हुए चर्चा में टूट गए। अकेले नकुल की एक चिल्लाहट ने रवीना को घायल कर दिया, जिस पर रवीना ने जमीन पर घुटने टेके। नकुल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक गई क्योंकि उसने एक ठंडी आभा भेजी जिससे उसके क्षेत्र को नरक जैसा महसूस हुआ। ऐसी मजबूत मानसिक ऊर्जा, तुम भी। रवीना वहां बिना ऊर्जा के झूठ बोलकर बाहर निकलने में कामयाब रही। नकुल जीतता है। न्यायाधीश ने नकुल की जीत की घोषणा की। उस बच्चे की मानसिक ऊर्जा प्राचीन मंदिर के शिष्य से भी ज्यादा मजबूत है। देखो, नकुल की लड़ाई और हत्या का इरादा बढ़ गया है। इस लड़ाई ने 4 क्षेत्रों को हिला दिया। नकुल मंच से उतर गए, अभी भी ठंडे और भावनाहीन। हवा में उड़ते उनके बालों से दुष्ट नजर हर किसी के दिल में गहराई से प्रभावित हुई। क्षेत्र 3, नकुल को करीब आते हुए देखकर शिष्य सतर्कता और डर से भरे हुए थे। जैस्मीन ने गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह व्यक्ति इतना मजबूत और रहस्यमय होगा। इस पल से नकुल का नाम पूरे एलायंस बैंक्वेट में फैल गया। पहला डार्क हॉर्स एलायंस बैंक्वेट में दिखाई दिया था और उसकी ताकत सीढ़ी के शीर्ष के बराबर थी। मानसिक ऊर्जा की यह डिग्री सितारों के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं है।
यह आर्या के स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों से कई स्तर कम है। एक ही समय में मानसिक ऊर्जा और बिजली को प्रशिक्षित करके इतनी उच्च महारत तक पहुंचना मुश्किल है। अनय ने पछतावे से कहा। 4 सितारों में से एक होने के नाते उनका ज्ञान और विचार दूसरे स्तर पर थे। वह पहले नकुल के माध्यम से नहीं देख पाए थे और उन्होंने शायद सोचा था कि कोई आश्चर्य था। लेकिन ये देखने के बाद कि बाद वाले ने भी मानसिक ऊर्जा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने रुचि खो दी। अनय को याद आया कि उनके मास्टर ने उन्हें क्या बताया, ध्यान सफलता के शिखर का मार्ग है। सपना कुछ ऐसी थी, उसकी एक तलवार शिखर तक पहुंच गई थी। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, मानसिक ऊर्जा या शरीर को मजबूत करना, ये सब एक तलवार से कट जाएगा। बेशक ये तर्क भी इस दुनिया की नींव थी। अध्याय 227 स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें। अनय ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो ध्यान के तर्क को जानते थे। नकुल भी इसके बारे में जानते थे। यही कारण था कि उन्होंने शरीर को मजबूत करने पर हार मान ली थी। हालांकि शरीर को मजबूत करना मजबूत था, लेकिन इसकी खेती करना बहुत कठिन था और यह प्रगति को प्रतिबंधित करेगा। एलायंस बैंक्वेट के 4 क्षेत्रों में लड़ाइयां बिना रुके जारी रहीं। नकुल की आंखें केवल क्षेत्र 3 तक ही सीमित नहीं थीं। वे अन्य क्षेत्रों में भी लड़ाइयों को देख रहे थे, खासकर जब 4 सितारे लड़े। नकुल अपनी किसी भी लड़ाई को मिस नहीं करना चाहते थे और 4 सितारों ने अपनी लगभग सभी लड़ाइयां एक चाल में जीतीं। बेशक नकुल ही एकमात्र डार्क हॉर्स नहीं थे जो दिखाई दिए। उनके बाद 3 से 4 अन्य डार्क हॉर्स भी दिखाई दिए। डार्क हॉर्स प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत उत्कृष्ट थी और पुराने कुलीनों को हराकर साबित हुई। नकुल ने जय और तनु को उनमें से 2 के रूप में पहचाना। जय और तनु दोनों प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें विरासतें मिली थीं और 4 सितारों के अलावा उन्होंने अपनी लड़ाइयां आसानी से जीतीं। एक और डार्क हॉर्स था जिसका नाम समीर था, जिसकी खासियत शरीर को मजबूत करना था। समीर का शरीर एक अविश्वसनीय मानक तक पहुंच गया था। वह केवल अपने शरीर से छठे आकाश वालों को रोकने में सक्षम था। ब्रोकन मून कबीले के हेड डिसिपल मयंक ने अपने प्रदर्शन से सभी को चकित कर दिया था, लेकिन वह लगभग 100 चालों के आदान प्रदान में समीर से हार गए थे। समीर छठे आकाश पर था और उसके भयानक शरीर को मजबूत करने के साथ साथ उसके हमले और सुरक्षा दोनों भयानक थे। यह विशेष रूप से उसकी सुरक्षा के लिए था और यही उसकी जीत का मुख्य कारण था। लगता है कि ब्रोकन मून कबीले का हेड डिसिपल केवल ऐसा ही है। समीर हंसा। 100 या उससे अधिक चालों के बाद मयंक हाँफ रहे थे, जबकि समीर की सांस लेने की दर सामान्य थी। दोनों के बीच का अंतर तुरंत दिखाया गया था। समीर नकुल के बाद सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था और उसकी प्रसिद्धि 4 सितारों से ठीक नीचे थी। नकुल की आंखें समीर के शरीर पर पड़ीं और कोई और ध्यान नहीं दिया गया। ठीक इसी समय क्षेत्र 1 में प्रकाश की एक चमकदार चमक बादलों के माध्यम से छेद करती हुई लग रही थी। एक साधारण कपड़े पहने लड़की जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी और एक 3 गज लंबी हरी तलवार पकड़े हुए थी, वहां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक पेंटिंग में एक देवी थी। सपना ने एक बार फिर से एक चाल में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। उसकी हर चाल एक पल में की गई थी और यह अन्य क्षेत्रों की लड़ाइयों को मंद कर देगी। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि सपना के कार्य बहुत तेज थे और कोई भी उसकी चालों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक अपवाद था और वह नकुल था। नकुल की भगवान की आध्यात्मिक आंख के साथ वह उस एक तलवार के दृश्य को लगभग 100 गुना धीमा कर सकता था। वह उस एक तलवार की शक्ति से चकित रह गया था। यह शायद शिखर 7वें आकाश की शक्ति तक पहुंच गया था और 7वें आकाश के सामान्य कल्टीवेटर शायद उस एक तलवार से तुरंत मारे जाएंगे। नकुल को भी यह भावना थी कि अगर उसे उस तलवार का सीधे सामना करना पड़ता तो वह भी एक चाल में मार दिया जाएगा। सपना के हमले ने हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया था और वह शिखर पर खड़ी थी, अजय और अकेली। भले ही उसकी सुरक्षा समीर और जय की तरह अच्छी नहीं हो और उसकी चालें आर्या और अनय की तरह रहस्यमय नहीं हो, जब तक उसके पास उसकी एक तलवार है, उसका सामना करने वाले हर हमले को छेद दिया जाएगा। एक तलवार 10,000 तकनीकों को तोड़ती है। वह तलवार दाव है। नकुल ने गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। सपना ने उसे सिद्धार्थ ग्रिफिन की याद दिला दी, जो उस दिन रहस्यमय तरीके से चले गए थे। अगर एलायंस बैंक्वेट में एक व्यक्ति को चुना जाना था जो सपना के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, तो वह आर्या होगा। बाद वाले ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक चाल में हराया था और उसकी मानसिक ऊर्जा तकनीकें बहुत रहस्यमय थीं और उन्होंने उस दिन हुड वाले व्यक्ति को भी पीछे छोड़ दिया था। मयंक बनाम आर्या, एक आवाज ने कहा। नकुल खुद को देखने से रोक नहीं पाए। 4 सितारों में से नंबर 2 का सामना करते हुए मयंक के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। बेशक उसने हार नहीं मानी थी और उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत था। ब्रोकन मून कबीले में वापस मयंक नकुल के प्रशिक्षण से गुजरे थे और उन्हें इसके खिलाफ कुछ प्रतिरोध था। आर्या स्थिर खड़ा रहा क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक ठंडी आभा फैल गई और यह हवा को जमाता हुआ लग रहा था। मयंक का दिल हिल गया क्योंकि उन्होंने खुद को एक अथाह में गिरते हुए महसूस किया। ठंडी आभा उनके दिमाग तक फैल गई। इस समय मयंक का चेहरा पीला हो गया था।
आखिर वह नकुल के प्रशिक्षण से गुजरे थे और उन्हें मानसिक ऊर्जा तकनीकों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध था। आर्या थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत नहीं हराया था। सिर्फ इस बिंदु से मयंक को गर्व करने का अधिकार था। मयंक ने उग्रता से संघर्ष किया क्योंकि उनकी आंखें अचानक चमक गईं और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। उन्होंने आर्या पर हमला किया। बाद वाला भावनाहीन था क्योंकि उसकी आंखों में एक लाल रोशनी दिखाई दी। स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें, दर्शकों ने कहा। स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें प्राचीन मंदिर की सबसे कीमती तकनीक, जिसे खेती करने में सक्षम होने के लिए रक्त रेखा की शक्ति की भी जरूरत थी। जिस क्षण आर्या ने अपनी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों को सक्रिय किया, वह सम्राट बन गया। अदृश्य रहस्यमय शक्ति ने पास के शिष्यों को हिला दिया। इस समय आर्या में सपना के खिलाफ खड़े होने की क्षमता लगती थी। अच्छा नहीं, मयंक ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उन्हें लगा कि उनका शरीर जम गया है। आर्या ने ठंडी नज़र से उन पर देखा। प्लॉप! मयंक ठंडे पसीने में भीगकर जमीन पर गिर गए और वे थक गए थे। आर्या ने केवल मयंक को स्कैन किया था और इसने बाद वाले को तोड़ दिया था। ठंडी सांसों की आवाज़ें दिखाई दीं। 4 सितारों के बिट्टू और अने दोनों की सतर्क और गंभीर अभिव्यक्तियां थीं। अफवाहें बिल्कुल भी झूठी नहीं हैं। आर्या को केवल अपनी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों से अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक बार नजर डालना होगा और वह उन्हें हरा देता है। वह बहुत भयानक है। 4 सितारों में से आर्या बिना किसी संदेह के सबसे रहस्यमय है। भाग लेने वाले शिष्य सभी चकित थे। मयंक के हारने के बाद नकुल और कैरी दोनों उन पर जांच करने के लिए गए। चूंकि नकुल ने भी मानसिक ऊर्जा के रास्ते में प्रशिक्षित किया, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। इस समय मयंक अभी भी सदमे में थे और वे बेहद कमजोर थे। भाई मयंक, तुम्हारी थकावट और नींद मानसिक ऊर्जा के उपयोग से आती है। रिटर्निंग डीएटी स्पिरिचुअल गोली कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? नकुल ने याद दिलाया। मयंक ने तुरंत रिटर्निंग डीएटी स्पिरिचुअल गोली खाई और उनके चेहरे में फिर से रंग दिखाना शुरू हो गया। सौभाग्य से आर्या ने बहुत कठोरता से काम नहीं किया और उसने मयंक की मानसिक ऊर्जा को घायल नहीं किया। भाई नकुल, जब मुझे उस मानसिक ऊर्जा तकनीक से मारा गया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अथाह में एक जेल में फंसा हुआ था और चाहे मैंने कितना भी संघर्ष किया, मैं बच नहीं पाया। मयंक हाँफ गए। ओह, ऐसा लगता है कि यह एक मानसिक ऊर्जा भ्रम तकनीक थी। नकुल ने कुछ सोचने के बाद कहा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि इतना समय बीत गया था? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। मानसिक ऊर्जा की गति वास्तविकता से अलग है। यह ऐसा है कि आप अपने विचारों में सिर्फ एक विचार में कैसे जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में केवल एक पल ही बीता था। नकुल हल्के से मुस्कुराए। मानसिक ऊर्जा भ्रम तकनीकें भी नकुल की खासियत थीं, लेकिन आर्या की स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें उनकी तुलना में बहुत गहरी और गहन थीं। जब नकुल मयंक से बात कर रहे थे तो आर्या, जो ज्यादा दूर नहीं था, भी देखा। नकुल को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने सीधे आर्या की आंखों में देखा। अदृश्य मानसिक ऊर्जा की तुरंत लहरें टकराती हुई लगीं, जो हवा को जमाती हुई लगीं। आर्या की आंखें काली और रहस्यमय थीं, जबकि नकुल की एक आंख गहरी थी लेकिन इसमें एक तीखेपन को लगता था। इस समय सब कुछ एकदम शांत हो गया। नकुल और आर्या के अलावा बाकी सभी को ऐसा लगा जैसे वे सांस नहीं ले सकते। लड़ने वालों के अलावा अभ्यास की अनुमति नहीं है। ट्रू स्पिरिट दायरे के किसी व्यक्ति की आभा कुचल गई। नकुल मुड़ गए और वे भावनाहीन रूप से क्षेत्र 3 में लौट आए। वह आदमी बहुत दिलचस्प है। मेरी स्वर्गीय अनुपस्थित आंख क्यों उत्तेजना के साथ कांप रही है? और उसकी आंख की पट्टी, आर्या ने खुद से बड़बड़ाया। पास के शिष्यों ने सभी ने एक लंबी सांस ली। जब नकुल ने आर्या का सामना किया तो उन्होंने अपनी आत्माओं पर एक दबाव महसूस किया, जो बेहद बुरा था। इस आदान प्रदान के बाद कई लोग नकुल से और भी ज्यादा सतर्क हो गए। शीर्ष डार्क हॉर्स का पद अचल था। पूरे गठबंधन में कौन आर्या का सामना करने की हिम्मत करता था? और स्थिति को देखते हुए दोनों के बीच मैच समान था। क्षेत्र 3, नकुल की एक आंख और नीले बाल बेहद उत्कृष्ट थे। अने के अलावा बाकी सभी सतर्क हो गए और कुछ तो नकुल से डर भी गए। यहाँ तक कि जैस्मीन भी बेचैन महसूस करने लगी। उसकी महिला वृत्ति ने उसे बताया कि नकुल एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। उसकी आंखें चमक गईं और वह ये चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसे अपना दुश्मन बनाने का कार्य बहुत जल्दबाजी में था। और इस एलायंस बैंक्वेट को देखते हुए ब्रोकन मून कबीले के शिष्यों का प्रदर्शन बुरा नहीं था। नकुल और जय 2 डार्क हॉर्स थे और मयंक ने हेड डिसिपल के खिताब को खराब नहीं किया। अन्य कोर अनुशासन जैसे कैरी और रितिका, सभी का भी शानदार प्रदर्शन था। देखने वाले स्टैंडों पर लिन मून कबीला, सिल्वर मून कबीला और सीक्लूडेड जेड पैलेस, जो ब्रोकन मून कबीले के करीब थे, युवा पीढ़ी में ब्रोकन मून कबीले की ताकत के प्रदर्शन से चौंक गए थे। यह विशेष रूप से सिल्वर मून कबीले और सीक्लूडेड जेड पैलेस के लिए था, जिन्होंने पिछले एलायंस बैंक्वेट में ब्रोकन मून कबीले की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार बाद वाले ने आसानी से 2 कबीलों को पीछे छोड़ दिया था। लिन मून कबीले के उच्च अधिकारी थोड़े बेहतर थे।
भले ही ब्रोकन मून कबीले की युवा पीढ़ी इस बार महान है, लेकिन कोई भी सच्चा नेता नहीं है और उनमें से कोई भी सितारों में से एक बनने में सक्षम नहीं होगा। लिन मून कबीले के पहले बड़े मुस्कुराए। लिन मून कबीले की तरफ हालांकि उनके पास अभी भी 4 सितारों में से एक बिट्टू और तनु डार्क हॉर्स में से एक थे। उसी समय एक देखने वाले स्टैंड के एक कोने में आयरन ड्रैगन देश के लोग सभी शांत थे, क्योंकि उन्होंने अलायंस बैंक्वेट को ठंडेपन, मजाक और तिरस्कार के साथ देखा। लगता है कि 13 देशों में ज्यादा प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं, केवल 4 सितारे ही स्वीकार्य हैं। एक रहस्यमय व्यक्ति से एक ठंडी आवाज आई जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था, जिसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। ब्रोकन मून कबीले की तरफ। क्या आयरन ड्रैगन देश का स्काई रिच देश के साथ युद्ध नहीं हो रहा है? उनके पास एलायंस बैंक्वेट देखने के लिए अभी भी समय क्यों है? पहले बड़े ने भावनाहीन रूप से पूछा। ठीक इसी समय क्षेत्र 3 में एक आवाज सुनाई दी, नकुल बनाम अनय। अध्याय 228, 3 तलवार गठन। नकुल बनाम अनय। दर्शकों ने सभी तुरंत क्षेत्र 3 की ओर मुड़ गए। सबसे ज्यादा आकर्षक प्रतिभाशाली लोगों में से एक, अनय, ने काले रेत के मंच पर भव्यता से चला। जब 4 सितारों में से कोई भी मंच में प्रवेश करता था तो ये ध्यान आकर्षित करता था। यहाँ तक कि युवा लड़कियों की चीखें और चिल्लाहट भी थीं। 4 सितारों में से सपना एक महिला थी और अकेली थी। आर्या बहुत ठंडा और रहस्यमय था और बिट्टू अहंकारी और अनादरपूर्ण था। केवल अनय शांत था और उससे बात करना आसान था। उसके सभी के साथ महान संबंध थे और वह हर लड़की के लिए आदर्श मैच था। बेशक इस लड़ाई की ओर इतना ध्यान क्यों दिया गया था, ये सिर्फ अनय के कारण नहीं था, यह उसके प्रतिद्वंद्वी के कारण भी था, नकुल। एक अजीब, शक्तिशाली और क्रूर डार्क हॉर्स। ये कहा जा सकता है कि वह यहाँ सबसे काला डार्क हॉर्स था। उसने पहले जैस्मीन को लगभग विकृत कर दिया था और इसने कई पुरुषों को गुस्सा दिला दिया था। बेशक नकुल की ताकत के कारण ज्यादातर लोग उससे डरते या सतर्क थे। जैस्मीन और रवीना के साथ उसकी लड़ाइयों ने नकुल की क्रूरता और शक्तिशालिता को साबित किया था। अगर यह सिर्फ इतना था तो हर कोई उसकी क्षमताओं से आश्वस्त नहीं होगा। लेकिन नकुल ने एक सेकंड पहले आर्या का सामना किया था और इसने उसके रहस्य को बढ़ा दिया था। वह एक रहस्यमय युवक था जिसके प्रति आर्या भी उत्सुक था। भीड़ की जयकारों के तहत एक आंख वाला नीले बालों वाला युवक मंच पर चला। 4 सितारों में से एक बनाम सबसे काला डार्क हॉर्स। ये देखने लायक एक लड़ाई थी। उसी समय ये लड़ाई नकुल के सच्चे मूल्य का भी श्रेय देगी। इस समय जो लोग नकुल से परिचित थे वे ध्यान से अखाड़े में घूर रहे थे। मयंक, जय, कैरी, ऋतिका, कृति, ब्रोकन मून कबीले के सभी प्रतिनिधि शिष्यों ने क्षेत्र 3 पर एक नज़र डाली। नकुल, तुम्हारा लक्ष्य और मूल्य के साथ साथ ब्रोकन मून कबीले की उम्मीदें भी इस एक लड़ाई पर निर्भर करती हैं। पहले बड़े ने गहरी सांस ली और उन्होंने लगभग अपनी सांस रोक ली। यह उनके जीवनकाल में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था और वह इतिहास लिखने की कगार पर खड़ा था। सफलता और हार दांव पर थी। नकुल, तुम क्रूर हो और तुम जो चाहते हो वही करते हो। अगर तुम कोई हार का अनुभव नहीं करते तो कौन जानता है कि कितने निर्दोष लोगों को नुकसान होगा। अनय के शांत चेहरे पर धार्मिकता दिखाई दी। जिस पल उसने ये कहा, क्षेत्र 3 से सहमति की आवाजें आईं। ये सही है, वह एक क्रूर, एक आंख वाला कमीना है। तुम्हें उसे एक सबक सिखाना होगा। अगर वह जैस्मीन जैसी सुंदरता के प्रति इतना क्रूर हो सकता है तो वह निश्चित रूप से दूसरों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसे यहाँ एक सबक सिखाया जाना चाहिए। युवकों के समूह ने सहमति व्यक्त की। सामान्य परिस्थितियों के तहत वे निश्चित रूप से चुप रहेंगे, लेकिन सितारों में से एक बाहर आया था। इस समय वे जो चाहते थे वह कह सकते थे। इस समय नकुल एक राक्षस बन गया था, जबकि अनय एक धर्मी नायक बन गया था। ये देखकर कि नकुल को भीड़ द्वारा शाप दिया जा रहा था, ब्रोकन मून कबीले के शिष्यों की अभिव्यक्तियां थोड़ी बदसूरत हो गई थीं। नकुल अवाक थे। क्या उसने केवल एक सुंदरता को घायल नहीं किया था? यह अनय वास्तव में परेशानी भरा था। सिर्फ कुछ शब्दों से उसने खुद को धार्मिकता के रास्ते पर डाल दिया था। इसलिए अगर अनय ने वास्तव में नकुल को एक कठोर सबक सिखाया तो कोई भी घृणित महसूस नहीं करेगा। इसके विपरीत उसके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। नकुल, अगर तुम जैस्मीन से माफ़ी मांगने और नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो तो ये लड़ाई सिर्फ एक सामान्य लड़ाई होगी और मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। अनय हल्के से मुस्कुराया और ईमानदारी से कहा। नकुल ने लगभग अपनी आंखें चौड़ा कर ली। यह अनय हास्यास्पद था। क्या उसे लगता था कि वह धार्मिकता का पुनर्जन्म था? भीड़ तुरंत शांत हो गई। क्या इस रहस्यमय और शक्तिशाली युवक को अनय द्वारा मनाया जाएगा? क्या उनके बीच सभी प्रतिशोध हल हो जाएंगे और क्या नकुल दुष्ट से धर्मी में बदल जाएगा? न केवल अनय एक जवाब का इंतजार कर रहा था, बल्कि हर कोई था। तर्क के अनुसार नकुल जैसे एक ठंडे और क्रूर युवक निश्चित रूप से असहमत होंगे और तुरंत हमला करेंगे। अनय ने यहाँ तक की तैयारी भी की थी। मैं तुम्हारी शिक्षाओं को सीखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तब है जब तुम्हारे पास मुझे मेरी दुष्टता के मार्ग से धर्मी में बदलने की शक्ति हो।
नकुल के होठों पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। तुम्हारी शिक्षाओं को सीखने के लिए तैयार। वाक्य के पहले आधे हिस्से ने भीड़ को रोक दिया, लेकिन दूसरे आधे हिस्से ने तुरंत हर किसी के दिलों में गुस्सा जला दिया। यह आदमी उनका अपमान कर रहा था। हर किसी के सामने नकुल ने अनय के साथ खिलवाड़ किया था। तुरंत अनय की अभिव्यक्ति गिर गई। तुमने एक टोस्ट से इनकार कर दिया है केवल एक दन पीने के लिए। जियांग। अनय की पीठ से एक चमकती सुनहरी उड़ने वाली तलवार उड़ गई और यह सीधे नकुल पर लगी। उस उड़ने वाली तलवार से गति और विस्फोटक शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी, जैसे कि यह अनय के दिल में गुस्से का प्रतीक था। नकुल को विचलित होने की हिम्मत नहीं थी। केवल अनय की एक तलवार ने सातवें आकाश के सामान्य कल्टीवेटर को इसे रोकने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा नकुल केवल पांचवें आकाश पर था। शू। सुनहरी तलवार ने नकुल की आकृति को टुकड़ों में काट दिया और इसने जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। उसी क्षण शी गरज की आवाज के बीच दूसरी तरफ एक आकृति दिखाई दी। ये कौन सा मूवमेंट कौशल है जिसने अनय के हमले को भी चकमा दिया? भीड़ ने चर्चा में टूट गए। सिर्फ पहली चाल ने पहले ही कई लोगों के दिलों को हिला दिया था। एलायंस बैंक्वेट की शुरुआत से अब तक किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने अनय की उड़ने वाली तलवार को इतनी आसानी से चकमा नहीं दिया था, क्योंकि तलवार की गति भयानक थी। यहाँ तक कि सातवें आकाश के किसी व्यक्ति को भी इससे बचने में मुश्किल होगी। लेकिन नकुल ने ऐसा आसानी से किया था। अनय की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। शू। सुनहरी उड़ने वाली तलवार में आंखें लगती थीं। पहली बार चूकने के बाद उसने नकुल का पीछा करना जारी रखा। नकुल की पीठ पर यिन शैडो चोगा फड़फड़ाया और बिजली के चमकते चापों के साथ उसकी गति और भी ज्यादा तेज हो गई। इस बार वह जिस गति तक पहुंचे, उसने यहां तक कि उड़ने वाली तलवार को भी पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य अनय। बिजली की सिजल्स और गरज की आवाज के साथ वह अनय के सामने आ गया था। नकुल के विश्लेषण के अनुसार अनय की कमजोरी करीबी मुकाबला होनी चाहिए अगर उसकी खासियत उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करना था। अनय की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह एलायंस बैंक्वेट में पहली बार था कि कोई उसके सामने आया था। पेंग। बिजली और गरज के संयोजन के बीच अनय के सामने बिजली के चाप दिखाई दिए। बाद वाला घबराया नहीं और उसकी पीठ से एक हरी ब्लेड उड़ गई, जिसने एक दीवार बनाई जो नकुल के हमले से भारी रूप से टकरा गई। एक बैंग के साथ नकुल की हथेली को उड़ने वाली तलवार से रोक दिया गया और उसकी आकृति को पीछे धकेल दिया गया। अनय की पीठ पर 3 तलवारों का उपयोग हमले और सुरक्षा के लिए किया जा सकता था, लेकिन सौभाग्य से नकुल की बिजली ने अनय को थोड़ा सुन्न कर दिया। हालांकि सुनहरी तलवार अभी भी नकुल का पीछा करती थी। हरी और सुनहरी तलवारों ने नकुल पर हमला किया। अगर यह 4 सितारों के अलावा कोई और होता तो वे एक हताश और खतरनाक स्थिति में होते। क्यों? नकुल बिजली की तरह यात्रा करते थे और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़े। उनकी हथेली पर बिजली के घनीभूत चाप दिखाई दिए। इस समय उनकी लाइटनिंग विंड पाम को छठे स्तर पर धकेल दिया गया था, जो मूल छठे स्तर से दोगुनी शक्तिशाली थी। 13 देशों के शिखर पर खड़े एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते हुए नकुल अपनी ताकत को संरक्षित नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने हमले, मूवमेंट और सच्ची शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने लाइटनिंग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया। डिंग पेंग। नकुल ने अनय के खिलाफ लगातार लाइटनिंग विंड पाम का इस्तेमाल किया और बाद वाले की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में एक सुन्न करने वाली सनसनी महसूस की। नकुल द्वारा इतने उग्र रूप से हमला किए जाने के बाद उसने अपनी पीठ से तीसरी नीली तलवार को एक जियांग के साथ बुलाया और एक लहरदार हमला बनाया। हरी और नीली तलवारों का उपयोग सुरक्षा के लिए किया गया था और इसलिए केवल वही जो नकुल को परेशानी का कारण बन सकती थी, वह सुनहरी तलवार थी। 2 रक्षात्मक तलवारों ने अनय के लिए रोक दिया और उन्होंने एक अभेद्य सुरक्षा बनाई। यह विशेष रूप से नीली तलवार के लिए था, जिसमें पानी के तत्व शामिल थे जो सुरक्षा के लिए बहुत उपयुक्त थे। अनय ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गहरी सांस ली। खतरा अंततः गुजर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया होगा। दर्शक सभी चकित थे और अविश्वास में थे। नकुल ने जो विस्फोटक गति और हमला दिखाया था, वह एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया था, जिसमें उसके सभी कौशल में बिजली की शक्ति थी। नकुल के पास इतनी मजबूत लड़ाई शक्ति कब थी? इतनी शुद्ध बिजली। ब्रोकन मून कबीले के उच्च अधिकारी चौंक गए थे और रमन मास्टर की अभिव्यक्ति मंद थी। नकुल ने अभी जो लड़ाई की क्षमता प्रदर्शित की थी, उसे लड़ाई चेतना या अनुभव के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता था। ऐसी शुद्ध और गहन बिजली कुछ ऐसी नहीं थी जो लाइटनिंग विंड पाम के पास हो सकती थी। विनाशकारी शक्ति और भयानक गति। इसी कारण से नकुल 4 सितारों में से एक अनय के खिलाफ ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकते थे, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए था। वह नकुल, ये कैसे संभव है? बिट्टू, जय, जैक विल्सन और सह सभी चकित थे। जैस्मीन की अभिव्यक्ति पीली थी और उसका दिल कांप गया, क्योंकि उसने उस आकृति पर एक नज़र डाली जो बिजली में ढकी हुई थी। 3 तलवार गठन। अनय की आंखें चमक गईं और 3 उड़ने वाली तलवारों ने उसके सामने एक सीधी रेखा बनाई।
उन्होंने नकुल के हमलों को टुकड़ों में काट दिया। नकुल का हमला कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, जब ये 3 तलवारों के करीब आया तो वे सभी अक्षम हो गए। 4 सितारों में से एक होने के नाते अनय के छिपे हुए कार्ड जाहिर तौर पर इतने सरल नहीं होंगे। नकुल की एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। उसने अपनी रक्त रेखा की शक्ति को छोड़कर अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को छू भी नहीं पाया। इसके अलावा अनय के 3 तलवार गठन के बनने के बाद इसके पलटवार करने के संकेत थे। एक बार जब ये पूरी तरह से आक्रामक हो गया तो 3 तलवार गठन की शक्ति 7वें आकाश के कल्टीवेटर को टुकड़ों में काट देगी और यहाँ तक कि नकुल जैसा मजबूत व्यक्ति भी इसका सीधे सामना नहीं कर पाएगा। क्यों? नकुल बिजली के एक चाप में बदल गए क्योंकि यिन शैडो चोगा फड़फड़ाया, जिससे वह हवा में कूद गया। उसी समय उनके हाथ में 3 तीरों के साथ एक धनुष दिखाई दिया। अध्याय 229 धनुष और तलवार। धनुष के बीच में एक नीले बर्फ कमल का प्रतीक था। जब नकुल ने लोहा धनुष निकाला तो कई लोग चकित रह गए। इस महाद्वीप में धनुष का उपयोग करने वाले कल्टीवेटर को देखना बेहद दुर्लभ था। धनुष। अनय अपने दिल में ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। उसकी उड़ने वाली तलवार लंबी दूरी पर हमला कर सकती थी और साथ ही सुरक्षा भी कर सकती थी और 3 तलवार गठन दुर्जय था। तब बिट्टू इस 3 तलवार गठन से हार गया था और अब भी बाद वाले ने इसके खिलाफ कोई समाधान नहीं पाया था। हालांकि इस समय नकुल ने एक धनुष निकाला था। अगर वह सोचता कि धनुष उसके 3 तलवार गठन को हरा सकता है तो वह सपना देख रहा था। जियांग। 3 तलवार गठन में जो सुनहरी तलवार थी उसने नकुल पर हवा में हमला किया। अनय का फायदा यह था कि तलवारें लंबी दूरी और करीबी दूरी के मुकाबले दोनों के लिए एकदम सही थीं क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से चुस्त थीं। हे सभी हथियारों में से धनुष की सबसे लंबी सीमा होती है। नकुल हल्के से हंसा और अपने यिन शैडो चोगा के एक फ्लैप और गरज की एक ताली के साथ वह अनय से दूर खींच लिया। मूवमेंट की गति के मामले में अनय नकुल से कोई धीमा नहीं था क्योंकि उसकी साधना 7वें आकाश पर थी, जिसका मतलब था कि उसके पास कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। लेकिन अगर अनय उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करना और एक ही समय में हमला करना चाहता था तो उसकी गति बहुत कम हो जाएगी। हालांकि उसके पास 3 तलवारें थीं जो अद्वितीय सामग्रियों से बनी थीं जिन्होंने उसे एक ही समय में उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। उसे उन पर बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ा। नकुल और अनय के बीच की दूरी जल्द ही चौड़ी हो गई। मंच का क्षेत्र नकुल के लिए अपनी चाल चलने के लिए काफी बड़ा था। अनय नहीं जानता था कि इस एक बिंदु ने लड़ाई को उसके सिर पर पलट दिया। अनय की 3 उड़ने वाली तलवारें सभी हाई ग्रेड नश्वर हथियारों के करीब हैं और विशेष रूप से जाली होने के बाद वे एक परिवार बन गई हैं जिसे बाद वाले द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार जब यह 3 तलवार गठन बनाता है तो शक्ति काफी बढ़ जाती है। नकुल को एहसास हुआ कि अनय का फायदा उसकी 3 तलवारों से आया था। 3 तलवार गठन की शक्ति बहुत भयानक थी और अगर बिट्टू को उनका सामना करना पड़ता तो वह भी हार जाएगा। नकुल इसे रोकने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि उसके लाइटनिंग विंड पाम के साथ भी, जब तक कि यह 7वें स्तर तक नहीं पहुंचता। 4 सितारों में से शायद केवल सपना ही अनय के 3 तलवार गठन को सीधे तोड़ने में सक्षम थी। बेन टिल्डर 100 नकुल ने लोहा धनुष को वापस खींच लिया और उसने लगभग ध्वनि की गति पर अनय पर सीटी बजाने वाले तीर भेजे। गरज की तड़तड़ाहट के बीच एक भयानक ठंडक अनय की उड़ने वाली तलवारों से टकरा गई। 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर। अनय का शरीर हर आदान प्रदान के साथ खड़ा हो जाएगा और बिजली और बर्फ का क्षरण उसे अवाक कर देगा। लाइटनिंग इनहेरिटेंस के लोहा धनुष में विलय होने के बाद उसकी शक्ति एक और स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा नकुल के पास अभी भी उसकी तीरंदाजी भगवान की बाईं आंख तकनीक थी, जिसने उसकी चालों को बेहद रहस्यमय बना दिया। नकुल द्वारा चलाए गए तीर अक्सर हवा के बीच में मुड़ जाते थे और यहाँ तक कि आंख को भी धोखा देते थे, अंधेरे स्थानों, कोनों और खामियों में जाते थे। क्यों इससे भी ज्यादा भयानक ये था कि तीरों को चलाने के बाद वे तुरंत लोहा धनुष में वापस आ जाएंगे क्योंकि वे माँ और बेटे की तरह थे। बिजली और ठंडक के चाप ने अनय पर लहर के बाद लहर धो डाली। बाद वाले को शुरुआत में नकुल को नीचा देखने का पछतावा होने लगा था। इस समय पूरी स्थिति नकुल द्वारा नियंत्रित थी। नकुल को अनय के साथ सीधे टकराने की जरूरत नहीं थी और वह धीरे धीरे बाद वाले को पीस रहा था। निस्संदेह लोहा धनुष के हमलों की सीमा अनय की उड़ने वाली तलवारों से ज्यादा थी। आरोही दायरे वालों के लिए उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करना मुश्किल था और यह केवल इसलिए था क्योंकि उड़ने वाली तलवारों की सामग्री अद्वितीय थी कि अनय उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम था। सीमा के मामले में नकुल का लोहा धनुष कई मील तक पहुंच सकता था और तीर ध्वनि की गति तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर अनय की उड़ने वाली तलवारें 20 या उससे अधिक गज तक सीमित थीं। अगर वे इस सीमा से अधिक हो जाते तो गठन की शक्ति कम हो जाएगी। 50 गज उसकी सीमा थी, इसलिए अनय केवल सुरक्षा कर सकता था, लेकिन लोहा धनुष की ठंडक और बिजली उसकी गति को आधा कर देगी। अनय को ठंडक और बिजली के क्षरण के खिलाफ लड़ने के लिए हर सेकंड अपनी सच्ची शक्ति का खर्च करना पड़ा। बेन टिल्डर 100 लोहा धनुष से हमला ज्यादा से ज्यादा उग्र हो गया।
हर लोहा तीर एक उड़ने वाली तलवार को रोक सकता था और अपनी ऊर्जा बहाल करने के लिए धनुष में जल्दी से वापस आ सकता था। हर एक तीर की शक्ति और गति अपने शिखर तक पहुंच जाएगी। अने की 3 उड़ने वाली तलवारें उसके शरीर को घेरती थीं और उन्होंने डिंग 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 ध्वनियों के साथ नकुल के घातक तीरंदाजी कौशल को रोक दिया। लेकिन इस तरह जो ऊर्जा उसने खर्च की वह बहुत महान थी, क्योंकि उसे 3 तलवार गठन को नियंत्रित करना था और एक ही समय में बिजली और ठंडक के क्षरण के खिलाफ लड़ना था। बिजली और बर्फ के निरंतर क्षरण के तहत उसका शरीर घायल हो जाएगा और वह छिपी हुई चोटों के साथ छोड़ा जा सकता था। अने अपने दिल में कड़वाहट से रो रहा था, लेकिन इस स्थिति से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 3 तलवार गठन उसके एक चालों में से एक था जिसके लिए उसकी पूरी शक्ति की जरूरत थी। एक बार जब उसने तलवार गठन को छोड़ दिया तो वह नकुल के तीरंदाजी कौशल को रोकने में सक्षम नहीं होगा। दर्शकों ने अपने जबड़े जमीन पर गिरा दिए थे और उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं। उन्होंने कभी भी ऐसा परेशानी भरा और बुरा तीरंदाजी कौशल नहीं देखा था। लोहा धनुष के दूरी के फायदे का उपयोग करके नकुल अपने पीसने वाली रणनीति का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा था। अने की 3 उड़ने वाली तलवारों को सुरक्षा करने के लिए मजबूर किया गया था और भले ही वह हमला करना चाहता था, वह नहीं कर सका क्योंकि दूरी बहुत महान थी। देखने वाला स्टैंड ट्रू मिस्टिक कबीला ट्रू मिस्टिक कबीले के मास्टर ने आह भरी। अने बहुत ज्यादा हावी था और इसके परिणामस्वरूप उसे इस स्थिति में मजबूर होना पड़ा। उस बच्चे के तीरंदाजी कौशल में तत्व बेहद परेशानी भरे हैं, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी स्थिर हो जाते हैं और एक बार दूरी को बढ़ाया जाता है तो उड़ने वाली तलवारों का फायदा खत्म हो जाता है। ट्रू मिस्टिक कबीले के मास्टर ने भी कड़वाहट से आह भरी। सीधे लड़ने के मामले में अने सपना के अलावा सबसे अच्छा था, लेकिन उसे नकुल की बेशर्म लड़ाई की रणनीति से रोक दिया गया था। जीत अभी तक निश्चित नहीं है। आखिरकार अने की साधना 7वें आकाश पर है और उसके पास सच्ची शक्ति की एक शुद्ध और साथ ही बड़ी आपूर्ति है। अगर वह अच्छी तरह से सुरक्षा करता है तो शायद वह बच्चा पहले थक जाएगा। एक बड़े ने सुझाव दिया। क्षेत्र 3 नकुल और अने के बीच लड़ाई एक लाल गर्म चरण में पहुंच गई। अने को दबाया गया और उसे सुरक्षा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसकी उड़ने वाली तलवारों के हमले और सुरक्षा पर जाने की क्षमता का फायदा यहां दिखाया गया था। जब तक मैं थोड़ा और ज्यादा रहता हूं, वह बच्चा थक जाएगा, अने ने अपने दिल में कहा। हालांकि बर्फ विशेषता लोहा धनुष से ही आई थी और बिजली का प्रभाव लाइटनिंग इनहेरिटेंस से आया था, इसलिए नकुल की ऊर्जा का उपयोग ज्यादा नहीं था। यह मुख्य रूप से लोहा धनुष से आया था। लेकिन दूसरी ओर अने को 3 तलवार गठन बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। अगर यह जारी रहता है तो मेरे पास जीतने का कम से कम 70% मौका है। लेकिन नकुल की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उन्होंने चुपके से अपनी रक्त रेखा की शक्ति का हिस्सा लोहा धनुष में विलय कर दिया। बेंग टिल्डर 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 सॉट सॉट तीर से प्रकाश की लकीर ध्वनि की गति से अधिक हो गई थी और वे एक नए स्तर तक पहुंच गए थे। डिंग डिंग पिंग चिंगारी हर जगह उड़ गई क्योंकि दोनों टकरा गए और बिजली और बर्फ हर दिशा में उड़ गई, जिसने अने की अभिव्यक्ति को बदल दिया और वह जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि वह एक सांस ले पाते, तीसरे लोहा तीर ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया था और उसने मानसिक ऊर्जा की एक लहर बाहर भेज दी। बूम! अने ने केवल एक विस्फोट की आवाज सुनी और एक विनाशकारी बिजली का बोल्ट उसके दिमाग में चार्ज हो गया। अच्छा नहीं, उस हमले में मानसिक ऊर्जा थी। अने का दिल हिल गया क्योंकि वह एक पीले चेहरे के साथ जल्दी से ठीक हो गए। बहुत देर हो चुकी है। तीसरे लोहा तीर ने 3 तलवार गठन में एक दरार के माध्यम से गोली मार दी और इसने तलवार जाल को मारते हुए चिंगारी को उड़ा दिया और फिर अने के कंधे में छेद कर दिया। बूम! अने को तीर से कई गज पीछे धकेल दिया गया और उसने तीर को खून से रंग दिया। उसी समय बिजली और ठंडक का एक मजबूत उछाल उसके शरीर को मिटा दिया, जिससे वह खड़ा हो गया। तुम हार गए हो। नकुल ने लोहा धनुष को पकड़ा और वह जमीन पर उतर गए क्योंकि उनके 3 तीर वापस आ गए। इस समय अने बिजली और ठंडक से गहराई से प्रभावित थे। अगर नकुल जारी रखते तो बाद वाले विरोध करने में असमर्थ होंगे। नकुल जीतता है। क्षेत्र 3 में ट्रू स्पिरिट दायरे के न्यायाधीश ने नकुल को एक अजीब नजर दी। हुआ पूरी भीड़ हिल गई क्योंकि उनकी आंखें सभी नकुल पर सदमे और जिज्ञासा के साथ उतरीं। आयरन ड्रैगन देश के देखने वाले स्टैंड में उन्होंने पहले रणनीति बदली, फिर उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को दबाया, इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी की खामियों का उपयोग करके जीत हासिल की। वह बच्चा सरल नहीं है, उनमें से एक ने कहा। दूसरों ने सभी ने हल्के से सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने जिस तरह से नकुल ने जीता था उससे आश्चर्य महसूस किया। सच्चा निर्णायक क्षण रक्त रेखा की शक्ति का फट जाना था, और यह सिर्फ कोई सामान्य रक्त रेखा की शक्ति नहीं थी। एक रहस्यमय व्यक्ति से एक ठंडी, स्पष्ट आवाज आई। आयरन ड्रैगन देश के सभी लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें जाहिर तौर पर उनके शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। ब्रोकन मून कबीले की तरफ, वह जीत गया। नकुल जीत गया। पहले बड़े अपने दिल में उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पाए। ब्रोकन मून कबीले के मास्टर भी हंसे। केवल रमन मास्टर की एक अप्राकृतिक मुस्कान थी। क्षेत्र 3 नकुल ने लोहा धनुष को दूर रखा और वह धीरे धीरे मंच से चले गए।
इस समय उसके हर कार्य ने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। 13 कबीलों का एक नया सितारा इस प्रकार पैदा हुआ था। जहां भी उसकी आंखें गईं, क्षेत्र 3 में शिष्य अपने सिर को बेचैनी से नीचे कर लेते थे। यह विशेष रूप से जैस्मीन के लिए था, जिसका चेहरा हरा और लाल हो गया था क्योंकि वह नकुल को देखने से डरती थी। जब नकुल ने अनय को हराया तो बिट्टू की अभिव्यक्ति बदल गई। ये कैसे संभव है? बिट्टू की एक रंगीन अभिव्यक्ति थी और उसकी आवाज़ अप्राकृतिक थी, जैसे कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस बारे में सोच रहा था कि उसने थरीक्लेन्स पार्टी में नकुल पर नज़र डालने के लिए भी कैसे घृणा की थी। किसी को ये जानना था कि नकुल ने अनय को हराया था, जो उससे भी ज़्यादा रैंक पर था। अनय को हराकर इसका मतलब था कि नकुल एक नया सितारा बन गया था और उसके पास कम से कम बिट्टू जितनी ही शक्ति थी। उसके लिए कुछ भी असामान्य नहीं है। तनु मुस्कुराई और मीठे से कहा, जैसे कि वह इस परिणाम से बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। भीड़ के बीच चर्चा जारी रही। कोई भी नहीं सोचेगा कि सबसे काला डार्क हॉर्स इतना स्वर्ग विरोधी था और वह चमत्कारों के रास्ते पर चला गया ताकि वह 4 सितारों के बराबर हो सके। लेकिन 2 लोग भी थे जो बहुत शांत थे, सपना और आर्या। भले ही अनय मजबूत हो, वह यहाँ तक कि सपना की एक तलवार या आर्या की एक नज़र से भी नहीं लड़ सकता था। नकुल, मैं इस बार अहंकार के कारण हार गया। जब हम बाद में लड़ेंगे तो मैं कुछ भी वापस नहीं रखूंगा। अनय ने अपनी चोटों के दर्द को दबाया और अनिच्छा से कहा। हालांकि नकुल ने उसे देखा भी नहीं। नकुल ने फिर बिना किसी हार के क्षेत्र 3 में पहला दावा करने के लिए आगे बढ़े। अध्याय 230 फाइनल। कई और राउंड की लड़ाई के बाद क्षेत्र 3 में लड़ाई समाप्त हो गई। क्षेत्र 3 में रैंकिंग थी: पहला नकुल, दूसरा अनय, तीसरा जैस्मीन। नकुल सबसे काला डार्क हॉर्स था जो चमत्कारों के रास्ते पर चला था और एक सितारा बन गया था। उसी समय अन्य क्षेत्रों की प्रारंभिक प्रतियोगिता या तो समाप्त हो गई थी या समाप्त होने वाली थी। एलायंस बैंक्वेट के नियमों के अनुसार हर क्षेत्र फाइनल में प्रवेश करने के लिए 3 प्रतिभाशाली लोगों का चयन करेगा। फाइनल को इतिहास में उकेरा जाएगा और यह उनका भाग्य तय करेगा। जो लोग शीर्ष 10 तक पहुंचे उन्हें प्रचुर मात्रा में पुरस्कार मिलेंगे और शीर्ष 3 को ओरिजिन कोर खंडहरों में प्रवेश करने का मौका मिला। पहला स्थान सबसे बड़ा पुरस्कार शेडिंग स्पिरिचुअल गोली प्राप्त करेगा। मेरी साधना अभी 5वें आकाश के शिखर पर है और 6ठे आकाश तक पहुंचने के बाद मैं उस गोली को खा सकता हूं जिससे मैं तुरंत 7वें आकाश तक पहुंच सकता हूं। नकुल की आंखें निर्णायक थीं क्योंकि उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। इसके अलावा अगर वह ओरिजिन कोर खंडहरों में प्रवेश करते तो उनकी भगवान की आध्यात्मिक आंख उन्हें सफलता दे सकती थी। इसका मतलब यह था कि अगर नकुल पहले आते तो उनकी साधना और ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। उसी समय क्षेत्र 1 से एक लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सपना बनाम जय। बाद वाला भी एक डार्क हॉर्स था। जियांग। एक लाल रोशनी हवा में चमक गई जैसे कि यह आसमान को खोल रही थी। उस पल में सभी को ऐसा लगा कि उनके दिलों को छुरा घोंपा गया था। डार्क वाटर का मैदान। जय के चारों ओर एक गहरा नीला तरंग दिखाई दिया जो एक महासागर जितना अंतहीन एक रक्षात्मक बाधा बना रहा था। उसी समय एक हरे सुनहरे रंग की रोशनी जो उसकी हरे और सुनहरी शर्ट से फैली थी उसके शरीर के चारों ओर घूमती थी। श्वा। जिस पर डार्क वाटर का मैदान संघनित हुआ, जय की पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी जिसने उसे सपना की ओर बिजली की तेज गति से गोली मारने की अनुमति दी। हालांकि कोई भी सपना के हमले को रोक नहीं सका। एक क्रैक के साथ जय की सबसे मजबूत सुरक्षा, डार्क वाटर का मैदान, तुरंत टूट गया और इसने बाद वाले के मुंह से खून निकलने का कारण बना। जय के होठों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसका डार्क वाटर का मैदान 7वें आकाश में कल्टीवेटर से कई हमलों को रोकने में सक्षम था, लेकिन इसे सपना की एक तलवार से तुरंत काट दिया गया था। सौभाग्य से उसके पास उसकी हरे और सुनहरी शर्ट थी जो एक विरासत वस्तु थी जिसने न केवल उसकी सुरक्षा को बढ़ाया बल्कि उसकी गति को भी बढ़ाया, जिससे उसे सपना की ओर आगे बढ़ने की अनुमति मिली। 10 गज, 8 गज, 5 गज। एलायंस बैंक्वेट की शुरुआत से कोई भी कभी भी सपना के इतना करीब नहीं आया था। ये भी पहली बार था कि किसी ने हार के बिना सपना की एक चाल को सफलतापूर्वक रोक दिया था। इस बच्चे की सुरक्षा इतनी मजबूत है। सपना की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। थरीक्लेन्स पार्टी में जय के पास जो ताकत थी उसकी तुलना में उसने एक अविश्वसनीय गति से सुधार किया था। नकुल, बिट्टू और अनय सभी को उसके डार्क वाटर के मैदान को तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसका प्रतिद्वंद्वी सपना थी जिसने इसे सिर्फ एक तलवार से काट दिया था। डार्क वाटर रिवर्स ड्रैगन स्ट्राइक। जय से पानी की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ी और उसने अपनी बाहों के चारों ओर लपेट लिया। एक भंवर बना रहा था जिसने सपना की ओर भारी रूप से प्रहार किया। इस प्रहार में निहित शक्ति चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि बिट्टू को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके और जय के बीच का अंतर नाटकीय रूप से कम हो गया था। बाद वाला उस स्तर पर था जो वह थरीक्लेन्स पार्टी में था। बादलों को मारना, लहरों के माध्यम से मारना। सपना थोड़ी रुक गई इससे पहले कि उसने अपनी दूसरी तलवार को बाहर निकाला जिसने तुरंत टूटने की आवाज़ पैदा की।
कोई केवल प्रकाश की एक सफ़ेद चमक को आकाश में छेद करते हुए देख सकता था, जिससे रक्षात्मक सरणी हिल गई और यहाँ तक कि थोड़ा टूट भी गई। अच्छा नहीं, ट्रू स्पिरिट दायरे के न्यायाधीश ने कहा, और उन्होंने इसे स्थिर करने के लिए सरणी में अपनी ऊर्जा भेजी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस तलवार को उस स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी शक्तिशाली थी। प्लॉप! जय पहले से ही जमीन पर था और एक तलवार का निशान उसके माथे से, उसकी नाक से होते हुए उसकी छाती तक फैला हुआ था। सपना अभी भी साफ थी और उसकी आंखें अभी भी साफ थीं। अपनी एक तलवार से उसने 13 कबीलों के सभी प्रतिभाशाली लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। उसके समान पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग एक महिला द्वारा कुचले जाने के विचार से दुखी और उदास थे। इस तलवार की यह शक्ति, बस नकुल ने गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बाईं आंख यह विश्लेषण करने लगी कि अगर उसे उस एक तलवार का सामना करना पड़ता तो उसकी स्थिति क्या होगी। परिणाम तत्काल हार था। बेशक नकुल सपना की कमजोरी को भी जानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो तलवार और हमले के शिखर पर केंद्रित था, उसकी सुरक्षा बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ नकुल नहीं थे जो ये जानते थे, हर कोई भी जानता था। सपना खुद भी यह जानती होगी। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी तलवार को कौन रोक सकता था। एक तलवार 10,000 तकनीकों को तोड़ती है। हर कौशल उसके द्वारा टुकड़ों में कम हो जाएगा। सपना ने आखिरी वार पर आसानी से काम किया था, वरना जय अब 2 हिस्सों में होता। क्षेत्र 1 से भी स्थान आए। पहला सपना, दूसरा जय, तीसरा नयन। सपना और नयन दोनों क्लाउड स्वॉर्ड कबीले से थे और तलवार के कल्टीवेटर थे। जय के लिए नयन को हराना पहले से ही एक अविश्वसनीय कर्तव्य था और यह उसकी शक्तिशाली सुरक्षा से जुड़ा था। तलवार के कल्टीवेटर हार जाएंगे अगर वे मजबूत सुरक्षा वाले प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हैं, क्योंकि वे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। उसके बाद क्षेत्र 2 से स्थान आए। पहला आर्या, दूसरा तनु, तीसरा समीर। समीर भी एक डार्क हॉर्स था जिसने मयंक को हराया था, लेकिन वह अंततः तनु से हार गया था। क्षेत्र 4 से फाइनल का परिणाम। पहला बिट्टू, दूसरा मयंक, तीसरा ओजस। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले दोनों कल्टीवेटर थे जो आखिरी बैंक्वेट में शीर्ष 10 तक पहुंच गए थे, जो क्रमशः क्लाउड स्वॉर्ड कबीले और प्राचीन मंदिर से आए थे। अब प्रारंभिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी और सभी प्रतिनिधि शिष्यों को कल फाइनल की तैयारी के लिए एक रात के लिए आराम करने की अनुमति थी। फाइनल भी इतिहास लिखने का बिंदु था। यहाँ तक कि जो शिष्य हार गए थे वे इसे मिस करने को तैयार नहीं थे। अगला 13 कबीलों ने उन शिष्यों की संख्या का विश्लेषण किया जो फाइनल तक पहुंच गए थे। क्लाउड स्वॉर्ड कबीला, प्राचीन मंदिर, ब्रोकन मून कबीला, लिन मून कबीला, इन 4 कबीलों ने फाइनल में भाग लेने वाले शिष्यों का एक बड़ा अनुपात ले लिया। जेड सीक्लूडेड पैलेस और ट्रू मिस्टिक कबीला दोनों में से प्रत्येक में केवल एक भाग लेने वाला था। क्लाउड स्वॉर्ड कबीला वास्तव में 13 कबीलों का शीर्ष कबीला होने के योग्य था और उसने सबसे ज्यादा स्थान लिए। लेकिन पिछले बैंक्वेट की रैंकिंग की तुलना में क्लाउड स्वॉर्ड कबीले और प्राचीन मंदिर में सामान्य से कम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा डार्क हॉर्स थे। नकुल, तनु, जय और समीर सभी वास्तव में अप्रसिद्ध लोग थे और ब्रोकन मून कबीले का प्रदर्शन चौंकाने वाला था। ये कबीला जो मूल रूप से 13 कबीलों के नीचे था और अब उसके 2 लोग फाइनल में प्रवेश कर रहे थे और उनमें से एक ने यहाँ तक कि अनेक स्थान को सितारों में से एक बनने में ले लिया था। ब्रोकन मून कबीले से सभी के चेहरे लाल थे। एलायंस बैंक्वेट न केवल प्रत्येक कबीले की महिमा से संबंधित था, बल्कि यह भी कि प्रत्येक कबीले को कितना संसाधन मिला। अतीत में ब्रोकन मून कबीला केवल फाइनल में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को पाने के लिए भाग्य पर भरोसा कर सकता था। कम से कम पिछले कुछ समय में कोई भी फाइनल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। अधिकांश स्थान क्लाउड स्वॉर्ड कबीले और प्राचीन मंदिर द्वारा लिए गए थे। अन्य कबीलों को एक प्राप्त करना भी मुश्किल लगता था, जिसने ब्रोकन मून कबीले के लिए और भी मुश्किल बना दिया। हमने पिछले कुछ 100 वर्षों में पहली बार मानदंड को तोड़ा है। ये कहा जा सकता है कि हमारे सच्चे कुलीन हैं, कुछ पुरानी पीढ़ी ने कहा। फाइनल में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग कई कबीलों से आए थे और एक कबीले ने पहले कभी भी सभी स्थानों को नहीं लिया था। दूसरी सुबह फाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। भाग लेने वाले शिष्यों ने खुद को ताज़ा कर लिया था और वे अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए थे। 4 क्षेत्रों को एक विशाल क्षेत्र फाइनल क्षेत्र में मिला दिया गया था। सीमाओं को बहुत बढ़ाया गया था। 12 प्रतिभाशाली लोग अंतिम क्षेत्र के सामने संबंधित पदों पर बैठे थे, जबकि दर्शक थोड़ा और दूर थे। एक बार हर 10 साल में एलायंस बैंक्वेट अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था और यह इतिहास के रिकॉर्ड में प्रवेश करेगा और कई दर्शकों को आकर्षित करेगा। पास के देशों और 13 कबीलों में सभी के यहाँ लोग थे। भले ही दर्शकों की मात्रा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उपस्थित सभी लोग युवा या पुरानी पीढ़ी के कुलीन थे। पहली लड़ाई सपना बनाम ओजस। 4 न्यायाधीशों में से एक, जो प्रत्येक कोने में थे, ने घोषणा की, मैं हार मानता हूँ। ओजस नामक युवक कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने हार मान ली। वह सपना के समान कबीले से आया था। दूसरी लड़ाई आर्या बनाम जय। आर्या, जो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, और जय हरे और सुनहरे रंग में अखाड़े में चले गए और वे 100 गज अलग खड़े थे।
जय आसानी से हार मानने वाले नहीं थे और हरे रंग के पंखों की एक जोड़ी हरी सुनहरी शर्ट से फैली हुई थी क्योंकि उसके हाथ में एक भंवर बन गया था जिसने आर्या पर हमला किया था। स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें। आर्या की आंखें काली हो गईं और वे एक अथाह में बदलती हुई लगी जिसके बीच में एक लाल रोशनी थी जो किसी की आत्मा को चूसती हुई लगती थी। इस समय आर्या नरक के स्वामी की तरह थे क्योंकि उन्होंने जय पर ठंडी नजर डाली। प्लॉप। जय ठंडे पसीने में भीगकर जमीन पर गिर गए, उनके चेहरे पर डर लिखा था। ये कैसे संभव है? वह कम से कम सपना की पहली तलवार को रोक सकता था, लेकिन आर्या का सामना करते हुए, जिसने अपनी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखों का तुरंत उपयोग किया, वह सिर्फ एक नज़र से हार गया था। हर बार जब आर्या ने हमला किया तो हर कोई हिल जाएगा। अनय और बिट्टू दोनों की आंखों में गहरी सतर्कता थी, यहाँ तक कि सपना जितनी मजबूत की भी अभिव्यक्ति बदल गई थी। एलायंस बैंक्वेट में दो लोग थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था, सपना और आर्या। एक या तो एक तलवार में या एक नज़र से हार जाएगा। नकुल बनाम समीर। ये जल्द ही नकुल की बारी थी। ये हर किसी के लिए यह महसूस करना मुश्किल नहीं था कि जो लोग ज्यादा मजबूत थे वे पहले आए थे। हा, मुझे देखने दो कि एक सितारा वास्तव में कितना वजन खींच सकता है। समीर जोर से हंसा क्योंकि एक सुनहरा और कांस्य प्रकाश उसके शरीर को घेर लिया। उसके तुरंत बाद एक ज्वलंत प्रतीक दिखाई दिया। 4 सितारों में से वह केवल सपना और आर्या से डरता था और उनका सम्मान करता था। अनय और बिट्टू के लिए वह उनसे भी सतर्क था, लेकिन नकुल के लिए, एक नए सितारे के लिए, वह नहीं था।